हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 137। इससे पहले इस कहानी के 136 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अब तक आपने पढ़ा था अंशिका वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन रुद्र ने अंशिका को जाने नहीं दिया था। इतने में ही अरमान फिर से खिड़की के पास आया और फिर अंशिका की तरफ देखने लगा। लेकिन अंशिका वो तो अभी भी लैपटॉप पर अपना काम करने में बिजी थी और अपने पापा की बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रही थी। अरमान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि अंशिका उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। तो अरमान ने भी अपनी जेब में से एक पेपर पेन निकाला और फिर उस पर कुछ लिख दिया और फिर उस पेपर को गोल गोल बनाकर अंशिका की तरफ जोर से फेंक दिया। तो अंशिका को पेपर लगा तो उसका ध्यान अब जाकर अरमान पर चला गया था। तो अंशिका ने अभी वो पेपर जल्दी से उठा लिया था। रुद्र का ध्यान अभी उस पेपर पर नहीं था क्योंकि रुद्र तो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी था। अंशिका ने भी उस पेपर को जल्दी से खोल कर देखा तो उसमें लिखा हुआ था, कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ससुर जी के पास क्यों बैठी हो तुम? जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे मिलना है। उठो वहाँ से और जल्दी से कमरे में आओ, समझे तुम? तो अंशिका ने भी गुस्से में अभी अरमान की तरफ घूर कर देखा और फिर मन ही मन खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है कि यार कौन से जमाने के तरीकों को अपना कर बुला रहा है ये मुझे, इसे ना बिल्कुल अकल नहीं है। तो अरमान भी अब मन ही मन खुद से बोलता है कि पहले जब फोन नहीं होते थे ना तो प्रेमी प्रेमिका को ऐसे ही बुलाता था, समझे तुम? तो अंशिका भी अब इशारों में ही अरमान को कुछ कहने लगती है, लेकिन अरमान वो तो अब वैसे का वैसे ही खिड़की के पास लटका हुआ था और अंशिका को हल्के से गुस्से में घूर कर देख रहा था, जैसे उसे कहना चाहता हो कि तुम नहीं आओगी ना तो मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, समझे तुम आओगी तुमसे मिलने के बाद ही जाऊंगा यहाँ से। अंशिका ने एक बार फिर से रुद्र से कहा कि पापा सच में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे। रुद्र बोलता है कि अंशिका ऐसे तो तुमने संभाल लिया बिजनेस, मैं ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया हूँ। तुम्हें आए हुए बस 35 मिनट भी नहीं हुए और छोटे शेर की तरह मैं जाऊँ पापा बोलने लगी। जाओ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ तुम्हें, लेकिन हाँ कल आकर मुझे ये मत कहना कि पापा मुझसे तो ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अंशिका भी मुंह बनाकर बोलती है कि पापा इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, आप जाइए। नहीं जाती मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। अंशिका फिर से लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाने लगती है, लेकिन अब अंशिका का ध्यान उस प्रोजेक्ट से बिल्कुल हट चुका था। उसे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं उसके पापा अरमान को वहाँ पर देख ना ले, क्योंकि अगर रुद्र देख लेता अरमान पर तो सच में बहुत बड़ा बवाल होता। थोड़ी देर बाद रुद्र का फोन भी वाइब्रेट होता है। रुद्र ने अपना फोन उठाया और बात करने लगा। स्टडी रूम में इधर उधर टहलने लगा और फिर इसी बात का फायदा उठाकर अंशिका भी जल्दी से खिड़की के पास आ जाती है और फिर धीरे से बोलती है कि जाओ यहाँ से, वरना पापा देख लेंगे और फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा मारेंगे, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। अरमान भी बोलता है कि जाने के लिए नहीं आया था यहाँ पर झांसी की रानी, तुमसे मिले बिना नहीं जाऊँगा। ऐसे बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मैं इतना रिस्क लेकर यहाँ पर आया हूँ तुमसे मिलने के लिए और तुम मुझे भगाने पर तुली हुई हो। अंशिका भी दांत पीसते हुए बोलती है कि अगर पापा ने देख लिया ना तुम्हें यहाँ पर तो जितना भी रिस्क लिया है ना तुमने वो सारा का सारा निकल जाएगा। अरमान बोलता है कि चुपचाप से बिना ना नुकुर के चुपचाप से कमरे में आ जाओ, समझी, वरना सच कहता हूँ तुम्हारे बाप के सामने तुम्हें किस कर दूंगा आकर अभी के अभी। तो अंशिका की आंखें तो अब हैरानी से फैल गई थी। अंशिका का भी मन कर रहा था कि वो अभी के अभी अरमान का जबड़ा तोड़ दे और उसका सिर फोड़कर उसके हाथ में दे दे। तो अंशिका ने भी अपना एक हाथ बढ़ाकर अरमान के कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है कि चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, समझे तुम, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अगर तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली में हंगामा हुआ ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ कर ही रहूंगी मैं। अरमान ने भी अपना एक हाथ बढ़ाकर अंशिका की कमर पर लपेट दिया और फिर अंशिका की आंखें हैरानी से फैल गई थी। अरमान ने भी अगले ही पल किस कर लिया और फिर बोलता है कि तुम अगर 15 मिनट के बाद कमरे में नहीं आई ना तो सच कहता हूँ 16 मिनट के बाद मैं स्टडी रूम के अंदर आ जाऊँगा और फिर तुम्हारे बाप के सामने एक अच्छी वाली किस दूंगा तुम्हें और तुम्हारा बाप कुछ भी नहीं कर पाएगा। इतना कहकर अरमान ने भी अंशिका के गाल पर एक और किस कर दी और फिर हवा की तरह वहाँ से चला गया। तो अंशिका तो अभी आंखें फाड़े बस अरमान को ही घूर रही थी। थोड़ी देर के बाद अंशिका ने अपना एक हाथ अपने गाल
पर लगाया और फिर उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, अंशिका, अंशिका मुझे फ़ोन पर टाइम लगेगा, तुम चाहो तो जा सकती हो यहाँ से, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे। तो अंशिका तो बस अब इसी के मौके की ही तलाश में थी। उसने भी जल्दी से अपना लैपटॉप उठाया और हवा की तरह वहाँ से भाग गई। अंशिका भी सीधा अपने कमरे में गई और फिर अंशिका ने देखा तो अरमान अभी राजाओं की तरह बेड पर आराम से लेटा हुआ था और सीटी बजा रहा था। अंशिका की तो आंखें खुली की खुली रह गई। अंशिका को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, हालांकि वो एक छोटा ही गुस्सा था, लेकिन फिर भी अरमान को ऐसे देखकर अंशिका थोड़ी सी चिढ़ गई थी। उसने भी अपना लैपटॉप टेबल पर रखा और फिर अरमान के पास जल्दी जल्दी से चली जाती है और फिर अरमान को उंगली दिखाते हुए बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? शेर के मुंह में आकर बैठ गए हो तुम। अगर पापा ने मुंह बंद कर लिया ना तो सच कहती हूँ कच्चा ही चबा जाएंगे तुम्हें। तो अरमान ने भी अंशिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर अपने हाथ उसकी कमर पर लपेटकर उसे बहुत ही मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ते हुए प्यार से कहा कि तुम्हारे बाप से कौन डरता है? मैं नहीं डरता हूँ तुम्हारे बाप से, ऐसे धमकी क्यों देती हो मुझे? मैं तुम्हारे बाप से नहीं डरता हूँ, इनफैक्ट मैं तुम्हारे पूरे खानदान से किसी से भी नहीं डरता हूँ। वो तो मैं सोचता हूँ कि चलो चलो कोई बात नहीं, बीवी को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए चुपचाप से चोरी चोरी आ जाता हूँ मिलने के लिए। अंशिका अरमान के ऊपर से उठने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मार रही थी, लेकिन अरमान ने तो अंशिका को खुद से जरा सा भी दूर नहीं किया था। इनफैक्ट अंशिका को और भी कसकर करवट लेकर अपने नीचे कर लिया था। तो अरमान ने भी अंशिका के चेहरे पर आए हुए बालों को कान के पीछे करते हुए कहा कि अब जब चोरी से आ ही गया हूँ तुमसे मिलने के लिए तो चोर को थोड़ा सा इनाम तो मिलना चाहिए ना, ऐसे कैसे चला जाऊंगा मैं यहाँ से? तो अंशिका भी कुछ भी नहीं बोलती है और फिर अरमान ने भी अपने होंठ अंशिका के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। इधर दूसरी तरफ रोहान जो बेड पर आराम से लेटा हुआ था और रूही ने भी उसके सीने पर अपना सिर रखा हुआ था। रूही बोलती है कि अब तो बता दीजिए ना। रोहान ने कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। तुम्हारी बहन कौन है और तुम्हारी बहन कहाँ है ये भी बता दूंगा, कि तुम्हारे माँ बाप कौन है और कहाँ पर रहते हैं ये भी बता दूंगा, लेकिन हाँ वक्त आने पर ही सब बताऊंगा, अभी नहीं। अभी फिलहाल तो तुम मुझसे शादी पर ध्यान दो। तो रूही बोलती है कि ऐसे कैसे शादी पर ध्यान दूं मैं, मेरा मन तो अपनी बहन पर ही अटका हुआ है ना। तो रोहान ने भी रूही पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा कि मैं हूं ना, अब तुम्हें किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ तुम्हारी लाइफ में, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। बस ये समझ लो तुम्हारी बहन जहाँ कहीं भी है ना बिल्कुल ठीक है और बहुत ज़्यादा खुश है। और तुम्हें गुड न्यूज़ भी दूँ ना तो तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक भी हो गई है, उसे सुनाई भी देता है और वो बोल भी सकती है। ये सुनते ही रूही एकदम झटके से उठकर बेड पर बैठ जाती है और फिर हैरानी से रूहान की तरफ देखने लगती है। तो रूहान ने भी बहुत ही प्यार से रूही की तरफ देखते हुए कहा कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक हो गई है, जहाँ कहीं भी है सही सलामत है। रूही भी भरे हुए गले से बोलती है कि आप सच कह रहे हो ना, सच में मेरी बहन ठीक हो गई है ना? तो रूहान बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात मानोगी ना तो मैं तुम्हारी फैमिली से तुम्हें बहुत जल्द मिलवा दूंगा। तो रूही बोलती है कि मैं आपकी सारी बातें तो मान रही हूँ और कैसे मानूँ, आप जो भी कहेंगे ना मैं वो सब कुछ करूँगी। रोहान बोलता है कि सबसे पहले तो ये रोना बंद कर दो। तुम रोती हो ना तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे अंदर इतने ज़्यादा आंसू आ कहाँ से गए, कहाँ से लाती हो इतना सारा पानी अपनी आंखों में? पानी कम पिया करो, तुम पानी पीती हो और आंखें के द्वारा बाहर निकाल देती हो। तो रूही फिर से रोते हुए बोलती है कि मैं कहाँ पर रोती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही हूँ। तो रोहान बोलता है कि रोती हो, बहुत रोती हो, जब से मिली हो ना तब से रोती ही रहती हो। और हाँ एक बात, तुम डरती भी तो हो, बहुत ज़्यादा डरती हो, और फिर इतना ज़्यादा डरती हो तो हिचकियाँ भी लेना शुरू कर देती हो तुम। सबसे पहले तो रोना बंद करो और फिर अपने डर पर कंट्रोल करो, अपने डर को ख़त्म करो और फिर अपनी शादी पर अच्छे से ध्यान दो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने रोने से शक्ल लेकर मंडप में आकर बैठो, मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। रूही ने भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि पक्का पक्का मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी,
शादी पर भी अच्छे से ध्यान दूंगी, लेकिन आप पहले मुझे मेरी बहन का से कब मिलवाओगे? कहाँ है मेरी बहन, ये बताओगे? तो रूहान बोलता है कि अपनी सगाई वाले दिन मिलवा दूंगा तुम्हें उससे, लेकिन तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी तब। तो रूही अब थोड़ा सा इरिटेट होकर बोलती है कि सारी बात तो मानती हूँ, और कितनी बात मानूं, कौन सी बातें माननी पड़ेगी मुझे बताइए, वो भी मान लूंगी मैं। तो रूहान ने भी रूही का हाथ पकड़कर उसे फिर से अपने करीब खींच लिया, और फिर रूही फिर से रूहान के चौड़े से सीने पर जाकर गिर जाती है। तो रूहान बोलता है कि एक, तुम मुझसे दूर मत जाया करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और दूसरा, अपनी शादी के लिए जी भरकर शॉपिंग करो, जो मन हो वो सारी चीजें खरीदना। तो रूही भी अपनी पकड़ रूहान पर कसती हुई बोलती है कि ऐसी थोड़ी ना होता है, ये मेरी फैमिली थोड़ी ना है जो मैं उनसे कहूंगी कि मुझे ये दिला दो वो दिला दो और सारे डिमांड उनको बताऊंगी। आप मुझे मेरी फैमिली से मिलवा दो, फिर मैं जी भरकर शॉपिंग करूंगी, जो मन आएगा वो सारी चीजें लूंगी। तो रूहान ने भी रूही के माथे पर किस करके बहुत प्यार से कहा कि ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, समझे तुम, बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस है तुम्हारे अंदर। बोला ना तुम्हारी फैमिली को सगाई वाले दिन मिलवा दूंगा तुमसे, और फिर रही बात तुम्हारी शॉपिंग की, तो कल हम दोनों ही साथ में शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। तो रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी, और फिर रूही अब रूहान के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करने लगी थी। उसे धीरे धीरे रूहान पर यकीन होने लगा था, और कहीं ना कहीं उसे प्यार भी हो रहा था। रूहान तो यही चाहता था कि रूही उस पर यकीन कर ले और फिर अपनी ज़िंदगी में भी खुश रहना सीख ले। वो धीरे धीरे खुश रहेगी, और फिर धीरे धीरे रूहान का जादू रूही पर चल भी रहा था। रूहान धीरे धीरे रूही के सिर को अपने एक हाथ से सहलाता रहा, और फिर रूही उसने भी अब रूहान के सीने पर अपना सिर रखा और उसे नींद आ गई। तो रूहान ने भी एक बार फिर से झुककर रूही के बालों को चूम लिया, और फिर रूहान खुद से ही मनमना कर बोलता है कि रूही, बस जितना रोना था ना तुमने रो लिया है, अब तुम नहीं रोगी, कभी नहीं रोगी, और वो लोग रोएंगे जिन्होंने तुम्हें रुलाया है। धीरे धीरे रूहान को भी नींद आने लगी थी, और फिर उसने रूही पर अपनी पकड़ कसी, और फिर वो भी रूही के पास में अपनी बाहों में उसे लेकर सो जाता है। इधर दूसरी तरफ अरमान और झांसी की रानी दोनों ही आपस में लड़ रहे थे। आशिका ने अभी अरमान के सीने पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा कि तुम कुछ ज़्यादा ही मनमानी करने लगे हो मेरे साथ, इतना ज़्यादा क्यों अपने आप को स्मार्ट समझते हो, दूर हटो मुझसे, शादी नहीं हुई है अभी हमारी, जब हो जाएगी तब अपनी मनमानी कर लेना। तो अरमान अभी सीधा बेड पर लेट गया, और फिर उसने आशिका को खुद से चिपकाते हुए कहा कि शादी भी हो जाएगी, तुम्हारा बाप माना तो भी ठीक है, और अगर नहीं माना तो मैंने तो तुम्हारी किडनैपिंग प्लानिंग भी करनी शुरू कर दी है, तुम्हें किडनैप करके अपने साथ लेकर जाऊंगा, जैसे पहले किडनैप किया था ठीक वैसे ही। तो ऐसे अब तुम किडनैप करके तुम्हें प्रताप हाउस से दूर लेकर जाऊंगा, और फिर हम शादी भी कर लेंगे, और फिर तुम सच्चा देवा खानदान की बहू बन जाओगी और मेरी पत्नी बन जाओगी, कितना ज्यादा मजा आएगा, और फिर हमारे छोटे छोटे से सच्चा देवा भी होगी। ये कहकर अरमान अभी खुद में ही बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, और आशिका अरमान को छोटी छोटी आंखें करके घूर रही थी। तो अरमान ने भी थोड़ा सा झुक कर आशिका को देखा, और फिर उसके माथे को चूम कर बोलता है कि ये क्या सोच रही हो तुम, ऐसे मुंह क्यों बना रही हो तुम, ऐसा ही होगा मुझे पता है, समझे तुम, पर हाँ मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा बाप मान जाए तो बहुत ज्यादा ही सही है। तो आशिका ने भी अब अरमान के सीने पर एक मुक्का मारते हुए कहा कि तुम ये बार बार बाप बाप क्या बोल रहे हो तुम, पापा भी तो बोल सकते हो ना, मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है तुम मेरे पापा को ऐसे बोलते हो। तो अरमान बोलता है कि मैं तो पापा बोलना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा बाप है जो पापा बुलवाना ही नहीं चाहता है मुझसे, तो मैं क्या करूँ। तो अरमान भी अब आशिका को ऐसे ही बहुत देर तक आपस में लड़ते रहते हैं, और फिर धीरे धीरे आशिका अरमान के सीने पर ही सर रखकर सो जाती है। अरमान बहुत देर तक आशिका को देखता रहता है, और फिर उसने आशिका को धीरे से अपने साइड में लेटा दिया, और फिर खुद आशिका को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। और अरमान ने भी आशिका को ऐसे ही पकड़ा हुआ था जैसे अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा उसके साथ ऐसे ही लेटा रहेगा। और फिर ये बात बिल्कुल सच भी थी कि अरमान आशिका को कहीं भी नहीं छोड़ना चाहता था, वो उसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता था। रुद्र कितनी भी कोशिश कर लेता, लेकिन अरमान ने अपने नसीब में आशिका को लिख दिया था, वो कुछ भी करके आशिका को अपना बनाकर ही रहेगा। और फिर अब इस लिखे हुए को तो कोई भी नहीं मिटा सकता था, खुद रुद्र भी नहीं मिटा सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र अभी भी स्टडी रूम में काम कर रहा था, और फिर तभी रुद्र का फ़ोन फिर से वाइब्रेट होता है। उसमें भी किट्टू का मैसेज आया था, जिसमें लिखा हुआ था कि पति देव बीवी इंतज़ार कर रही है आपकी, कुछ तो शर्म का
कर लो, अगर काम इतना ही ज़्यादा प्यारा था तो मुझसे शादी क्यों की थी? मैं क्या पागल हूँ जो आपका अभी तक वेट कर रही हूँ? तो रुद्र ने भी मैसेज पढ़कर खुद से कहा कि ओहो, लगता है होम मिनिस्टर बुरा बुरा मान गया है, अब तो चलना ही चाहिए, अब चला जाता हूँ वरना कमरे का गेट भी नहीं खोलेगी और फिर मुझे पूरी रात यहीं स्टडी रूम में ही बितानी पड़ेगी। तो रुद्र ने भी अपनी चेयर से उठा और फिर कमरे के बाहर जाने लगा, लेकिन तभी वो एकदम से रुक गया और उसने पीछे पलटकर एक कागज देखा। ये वही कागज था जिसमें अरमान ने अंशिका को फेंक कर मारा था। रुद्र भी वापस आया और फिर उसने वो कागज उठा लिया। तो रुद्र ने भी वो पेपर खोल कर देखा तो उसकी आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। रुद्र की आंखों में गुस्सा उतर आया था और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरा भी लगा था उसे। उसने अपनी मुट्ठी एकदम से कसकर बांध ली थी। रुद्र ने वो पेपर अपनी मुट्ठी में बांधकर उसका कचूमर निकाल दिया था। रुद्र अभी तेज कदमों के साथ अंशिका के कमरे की तरफ बढ़ गया था। उसकी आंखों में साफ साफ गुस्सा दिख रहा था, लेकिन रुद्र के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। वो नहीं चाहता था कि वो अंशिका और अरमान को किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन में देख ले, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो नहीं चाहता था कि अंशिका घर की इज्जत को ऐसे खराब करते। रुद्र ने भी कई बार सोचा था कि वो अंशिका के कमरे में ना जाए, क्योंकि उसे अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, लेकिन रुद्र का दिल जो मान ही नहीं रहा था। रुद्र अंशिका के कमरे के बाहर तक आ गया, लेकिन गेट खोलने की उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। रुद्र भी नहीं चाहता था कि वो गेट खोले। कोई भी बाप अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता था। रुद्र को भी ये नहीं पता था कि अरमान और अंशिका इस वक्त कितने ज्यादा करीब होंगे, इसीलिए वो बार बार डर रहा था। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अचानक से गेट को खोल दिया। रुद्र ने देखा तो अंशिका भी बेड पर आराम से अकेली सो रही थी, एकदम शांत मासूम सी। तो रुद्र भी अभी कमरे में आया, उसने लाइट ऑन करी तो रुद्र ने देखा तो अंशिका भी बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। रुद्र ने जब अंशिका को देखा तो उसके दिल में एक सुकून आ गया। रुद्र अंशिका के करीब गया, उसने अंशिका के माथे को चूमा और फिर उसके ब्लैंकेट को ठीक से कवर कर दिया। रुद्र ने भी पलट कर देखा तो अरमान भी अभी सोफे पर पड़ा हुआ आराम से सो रहा था। अरमान का ब्लैंकेट अभी नीचे गिरा हुआ था और फिर अरमान जो ऐसे ही सो रहा था, जैसे बेसोच सा सो रहा। उसे न बिल्कुल कोई होश ही नहीं था। अरमान को रुद्र ने वहां पर देखा तो उसका मन हुआ कि वो अभी अरमान को लात मारकर जगा दे और फिर उसे वहां से भगा दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो एकदम से रुक गया और उसने ना चाहते हुए भी अरमान को भी ब्लैंकेट उठाकर ऐसे ही उड़ाया जैसे अरमान अभी कोई चलता फिरता आदमी हो। तो रुद्र अभी बहुत ही देर तक अरमान को ही देखता रहता है। रुद्र का दिमाग भी एकदम से घूम रहा था। उसके दिमाग में अब कई सारे ख्याल आ रहे थे, न जाने वो क्या क्या सोच रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी अरमान का कॉलर पकड़े और फिर प्रताप हाउस से बाहर खींचता हुआ उसे खड़ा कर दे बाहर। उसका मन कर रहा था कि वो अभी शोभित और शिखा को बुलाकर उसके बेटे की करतूतों को दिखा दे और सारी चीजें सबके सामने लेकर आ जाए। उसका मन कर रहा था कि वो अभी नील को लेकर आए और फिर उसे दिखाए कि अरमान किस तरीके का लड़का है, कितना ज़्यादा गंदा है और कितना ज़्यादा घटिया है। और फिर तभी रुद्र के दिल से एक आवाज़ आती है, ये तू क्या कर रहा है रुद्र? तू देख रहा है ना वो कितना ज़्यादा अच्छा लड़का है। तेरी बेटी से मिलने के लिए आया था और फिर भी उसने लिमिट भी क्रॉस नहीं करी थी। मान क्यों नहीं लेता कि अरमान में शिखा के भी गुण है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। बेशक वो शोभित का बेटा है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि शोभित जितना ही बिगड़ा हुआ हो, शोभित जैसे सारे गुण उसके अंदर हो। और वैसे भी अब तो शोभित भी सुधर गया है, तो अब अरमान क्यों नहीं सुधर सकता? कुछ भी मत कर, बेकार में ही हंगामा हो जाएगा। दो फैमिली के बीच में 2 सालों से अच्छे संबंध जो बने हैं वो सारे संबंध खराब हो जाएंगे। तो अरमान पर अब ना सही अपनी बेटी पर ही भरोसा रख दो, वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे तेरी इज्जत पर कोई भी दाग लग जाए। तो रुद्र ने भी एक बार फिर से अरमान को गुस्से से घूर कर देखा और फिर ना चाहते हुए भी वहां से वो चला जाता है। तो रुद्र अभी जाते ही अरमान उठकर एकदम से बैठ गया था। अरमान ने भी एक अंगड़ाई तोड़ी और फिर बोलता है कि क्या करूं ससुर जी, आपको ऐसे ही पटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे तो आप मेरे हाथों में आएंगे नहीं। अरमान फिर जल्दी से अंशिका के पास जाकर लेट गया और फिर उसने अंशिका को कसकर अपने गले लगा लिया। लेकिन कमीनापन अपने बाप जितना ही था, जितना कि शोभित अपने जमाने में कमीनापना करता था उससे कई ज्यादा अरमान के अंदर भी था।
इधर दूसरी तरफ बंदरों की टुकड़ी पूरा दिन आराम से सोई थी, इसीलिए फिलहाल उन्हें नींद नहीं आ रही थी। संकल्प बोलता है कि चलो यार मूवी देखते हैं ना, टाइम पास भी हो जाएगा और बोर भी नहीं होंगे। बहुत दिन हो गए हैं मूवी नहीं देखी है। तो संकल्प की बात मानकर सब मूवी देखने के लिए सिटिंग एरिया में आकर बैठ गए थे। कुछ सोफे पर बैठे थे तो कुछ जमीन पर बैठे थे। नियति और निव्यांश दोनों ही अब एक बड़े से सोफे पर आराम से बैठे हुए थे और फिर दोनों ही ऐसे बैठे थे कि ताकि किसी तीसरे को वहां पर जगह ना मिले बैठने के लिए। तो बंदरों की टुकड़ी भी अच्छे से जानती थी कि नियति और निव्यांश दोनों ही किसी को भी अपने सोफे पर बैठना नहीं चाहते हैं, इसीलिए शायद ऐसे फैलकर बैठे हैं। फिलहाल तो बंदरों की टुकड़ी उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बाकी सब इधर उधर आराम से अपनी जगह देखकर बैठ गए थे। धैर्य और दक्ष दोनों ही एक सोफे पर बैठे हुए थे और उनके बिल्कुल बराबर में कारपेट पर धानी बैठी हुई थी। तो धानी के बराबर में भी ठीक संकल्प बैठा हुआ था। दोनों ही अब जमीन पर बैठे हुए थे। धानी के बिल्कुल बराबर में निर्भय बैठा हुआ था। धानी निर्भय और संकल्प के बीचों बीच में बैठी हुई थी। बीच में धानी थी और अगल बगल संकल्प और निर्भय थे, लेकिन धानी की कमर अभी धैर्य के पैरों के पास में ही थी। सब इंटरेस्ट लेकर आराम से बैठकर मूवी देख रहे थे, लेकिन धैर्य उसका ध्यान तो बार बार अभी धानी पे ही जा रहा था। धैर्य का ध्यान अभी धानी पर क्यों जा रहा था ये धैर्य भी नहीं जानता था, लेकिन पता नहीं क्यों धैर्य बार बार अभी धानी को ही देख रहा था। शायद उसे वो अपने कपड़ों में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, लेकिन ये बात मानने के लिए धैर्य बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो लोग जो मूवी देख रहे थे वो कोई कॉमेडी मूवी थी, जिसमें बहुत ही ज्यादा कॉमेडी हो रही थी और सब बहुत ज्यादा हंस रहे थे सिवाय धैर्य के। धानी भी बार बार हल्के हल्के से मुस्कुरा रही थी कि तभी एक बहुत ही ज्यादा फनी सी सीन आया और फिर संकल्प बहुत ही तेज से हंसने लगा। हंसते हंसते उसने धानी को हाई फाई देने के लिए अपना हाथ उठाया। धानी ने भी खुश होकर अपना हाथ उठाकर संकल्प की हथेली पर अपनी हथेली मार दी। तो धैर्य को ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं धैर्य को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी कि धानी संकल्प के साथ हंस रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। मूवी के कई बार ऐसे हुआ था कि जब संकल्प ने धानी को कंफर्ट कराने के लिए हाई फाई दे दिया था और फिर धानी ने भी हर बार संकल्प को हथेली अपने हाथ पर हथेली मार दी थी। संकल्प में कुछ तो ऐसा था कि सब संकल्प से जल्दी से घुल मिल जाते थे। हर कोई नया इंसान संकल्प के साथ कंफर्ट फील करने लगता था। धीरे धीरे सबकी आंखें लगने लगी थी। नियति निव्यांश की थाई पर अपना सिर रखकर आराम से सो चुकी थी। निव्यांश भी अब एक तकिए के सहारे पीछे होकर आराम से सो गया था। निर्भय भी कालीन पर लेट कर सो चुका था। संकल्प भी बैठे बैठे झटके ले रहा था। संकल्प धानी के कंधे पर सिर रखने ही वाला था कि तभी धैर्य ने अपने उल्टे पैर को आगे कर दिया और फिर संकल्प का सिर धैर्य की थाई पर आकर रख गया। तो धैर्य भी कुछ सोचता उससे पहले ही उसने महसूस किया कि दक्ष भी उसके ही कंधे पर सिर रखकर सो चुका है। तो धैर्य ने भी अब धानी को देखा जो अभी झपकियां ले रही थी। धैर्य ने अपना दूसरा पैर धानी के बराबर में अड़ाया और फिर धानी ने भी अपना सिर धैर्य की थाई पर रख लिया और फिलहाल तो धैर्य बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसके तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे इन दोनों का भार अपने पैरों पर उठाकर पूरी रात सो जाएगा। उसके दोनों ही थाई पर एक एक सिर रखा हुआ था। एक संकल्प का सिर था तो दूसरा धानी का रखा हुआ था और उसके कंधे पर तो अभी दक्ष लटका हुआ था। उसका दिमाग बहुत बुरी तरह से खराब था। धैर्य इस वक्त बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था, फिर भी उसने खुद को कंट्रोल कर लिया और फिर नींद तो धैर्य को भी आ रही थी, लेकिन उसे तो अभी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन सब को कैसे हैंडल करे। इन तीन मूर्तियों के साथ वो कैसे अपने आप को सुलाए। तो धैर्य ने भी पहली टीवी बंद कर दी और फिर धैर्य ने भी फिर अपना उल्टा पैर से संकल्प को थोड़ा सा दूर किया और फिर संकल्प तो दूसरी कालीन पर जाकर लुढ़क गया और फिर वही जाकर सो गया। धैर्य ने फिर दक्ष को भी एक हाथ से थोड़ा सा दूर कर दिया और फिर दक्ष भी सोफे के दूसरे कोने पर सिर रखकर आराम से सो जाता है। धैर्य ने फिर धानी को देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो धानी को कैसे हैंडल करे, कैसे उसे अपने थाई के पैरों से हटाकर कहीं और लेटाए। धैर्य का मन तो अभी धानी को जगाने के भी नहीं कर रहा था, चाहे धानी पर कितना भी वो गुस्सा कर लेता, लेकिन था तो वो एक नरेन और सौम्या का ही बेटा। उसके अंदर नरेन और सौम्या के ही गुण भरे हुए थे जो किसी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर ही नहीं सकते थे। वो सौम्या जितना ही शांत भी था और नरेन जितना गुस्सेल भी था, लेकिन हाँ फिलहाल तो धैर्य के अंदर सौम्या ही बैठी हुई थी। उसके सारे गुण अभी धैर्य के अंदर जाग रहे थे, इसीलिए धैर्य का मन धानी को जगाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। धैर्य ने अपना पैर और ज्यादा सा फैला दिया ताकि धानी का सिर अच्छे से एडजस्ट हो जाए और फिर धीरे धीरे धैर्य भी नींद में चला गया।
इधर दूसरी तरफ रुद्र को तो अब नींद ही नहीं आ रही थी। उसका दिल बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा था। रुद्र ने किट्टू को तो सुला दिया था, लेकिन उसकी खुद की नींद तो कहीं भाग गई थी। बस वो यही चाहता था कि कुछ भी हो जाए, अरमान जल्दी से यहाँ से चला जाए। कोई भी प्रताप हाउस में अरमान और अंशिका को साथ में ना देख ले। रुद्र अभी बार बार बालकनी में आता और इधर उधर चक्कर लगा रहा था कि तभी रुद्र की आंखों से नींद तो अभी कोसों दूर पर ठहरी हुई थी। रुद्र ने भी टाइम देखा तो रात के 2 बजे का समय हो रहा था। रुद्र भी ये डिसाइड कर चुका था कि वो ठीक सही 5 बजे वो अंशिका के कमरे में जाकर खटखटा देगा, ताकि अरमान अलर्ट हो जाए और वो यहाँ से जल्दी से चला जाए और फिर किसी को भी नहीं पता चलेगा। रुद्र को भी ये 3 घंटे काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहे थे। रुद्र को तो बस ये पता था कि अरमान प्रताप हाउस में आया है। अगर उसे ये पता चल जाता कि रोहान भी यहाँ प्रताप हाउस में आया है, तब तो शायद रुद्र की टेंशन दोगुनी हो जाती। उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता। आखिरकार सुबह के 5 बज ही गए थे। रुद्र भी अपने कमरे के गेट को खोलने लगा था तो आवाज़ हुई और फिर आवाज़ से किट्टू की आंखें भी खुल गई थी। किट्टू भी अब जागने लगी थी। किट्टू ने भी एक अलसाई भरी सी आंखों को अब रुद्र की तरफ देखा और बोलती है कि क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हो आप इतनी रात में? अभी तो सुबह के 5 बजे है ना। रुद्र बोलता है कि तुम्हें तो किसी बात की टेंशन ही नहीं है, लेकिन मुझे है ना, इसलिए जा रहा हूँ। इतना कहकर रुद्र वहाँ से चला गया तो किट्टू अभी नींद में ही खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है कि यार इन्हें तो बुढ़ापा आता ही जा रहा है। लगता है कि इन्हें बादाम खिलाने पड़ेंगे। अब तो आलू की तरह ही रात रात भर ऐसे ही जागने लगे हैं ये। सुबह नील भैया से बात करूंगी इनके लिए, इन्हें किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखवा लेंगे, नहीं तो ये तो जीना हराम कर देंगे मेरा। इतना कहकर किट्टू ने तो अपने ब्लैंकेट को ठीक से कवर कर दिया और फिर से आराम से सो गई। तो रुद्र अभी अंशिका के कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। रुद्र को अभी काफी ज्यादा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो जल्दी से अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर रहा था ये तो वही जानता था और कोई भी नहीं। रुद्र ने भी हल्का सा गेट खटखटाते हुए कहा कि अंशिका अंशिका। अंशिका की आंख तो अभी भी नहीं खुली थी, लेकिन अरमान की आंखें खुल चुकी थी। अरमान ने भी अभी टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। अरमान जल्दी से बेड से उतर गया और फिर खुद में ही बड़बड़ाता हुआ बोलते हैं कि अपने शूज पहनने लगा कि यार ये ससुर जी भी ना, इनको ना 2 घंटे की नींद भी नहीं आई। अपनी बेटी को लेके 2 घड़ी मुझे मेरी बीवी के पास भी नहीं रहने देते हैं। ये तो अभी से ही जीना हराम कर रहे हैं मेरा। अरमान ने जल्दी से अपने शूज पहने और फिर वो अंशिका के पास गया। उसने अंशिका के गाल पर एक छोटा सा टाइट सा किस किया और फिर जल्दी से बालकनी से चला गया। अरमान अकेला तो जा नहीं सकता था, उसे तो अभी रूहान को भी लेकर जाना था। वो रूहान को बिना लिए यहाँ से नहीं जा सकता था, इसीलिए वो जल्दी से बालकनी से होता हुआ रूही के कमरे की तरफ चला गया था, ताकि वो जल्दी से रूहान को ले और यहाँ से चला जाए। तो वहीं रुद्र अभी कुछ सोचकर कमरे का गेट खोल देता है। तो रुद्र ने देखा तो वहाँ पर अरमान नहीं था और अब जाकर रुद्र की जान में जान आई थी। उसे एक सुकून मिला था कि अरमान यहाँ से जा चुका है। रुद्र ने सबसे पहले बालकनी का दरवाजा बंद किया, कर्टेन लगाए और फिर वो अंशिका के पास धीरे धीरे से आ जाता है। उसने अंशिका के बालों पर अपना हाथ फेरा और फिर उसके बालों को चूम लिया और खुद में एक मुस्कुराहट पास कर दी। तो रुद्र अभी खुद में ही बोलता है कि अपने बेटे को खो चुका हूँ मैं, अब मैं अपनी प्रिंसेस को नहीं खोऊंगा। मैं कुछ भी करके तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ बेटा, और अरमान को तो तुम्हारे आसपास भी भटकने नहीं दूंगा मैं जानता हूँ वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। रुद्र अभी फिर से निश्चिंत होकर अंशिका के कमरे से बाहर चला गया था। रुद्र अपने कमरे में आया तो किट्टू अभी भी आराम से बेफिक्र होकर सो रही थी। तो अरमान तो वहाँ से चला गया था और फिर रुद्र अपने कमरे में आकर किट्टू के पास लेटता हुआ बोलता है कि मैं क्या करूँ, माँ बेटी ने दोनों ने ही खून पी के रखा है मेरा। लिटिल खरगोश को तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं है, बस मुझे ही ताने मारने की फिक्र रहती है इसे। अभी कुछ कहूँगा ना तो पिछले 25 सालों की बातें भी उखाड़ कर ले आएगी मेरे पास। इसे ना 25 सेकंड में ही सब कुछ याद आ जाएगा, सारी बातें। फिर मुझे जी भरकर आराम से सुनाएगी। ये पहले जी भरकर सुनाएगी, इसके बाद फिर खूब सारा रोने भी लगेगी और फिर जब तक मुझसे सॉरी नहीं सुन लेगी इसका दिल भी नहीं भरेगा। मैं ना इससे भी परेशान हो चुका हूँ। इतना कहकर रुद्र ने भी किट्टू को अपने पास खींचा और फिर अपने बाहों में लेकर आराम से सो जाता है। किट्टू ने भी रुद्र का एहसास
एहसास पाकर अपनी बाहें रुद्र पर लपेट दी थी और 25 साल बाद भी रुद्र और किट्टू का प्यार अभी वैसा का वैसा ही था जैसा उनका प्यार 25 साल पहले था। बस किट्टू थोड़ा सा बेफिक्र होकर रहने लगी थी और रुद्र को जरूरत से ज्यादा टेंशन रहने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपट कर नींद के आगोश में जा चुके थे। इधर दूसरी तरफ अरमान धीरे से रूही और रोहान के कमरे में पहुंचा। वहां का नजारा थोड़ा सा अलग ही था। रूही बेड पर आराम से सो रही थी और रोहान जो सोफे पर आराम से सो रहा था। रात को जब रोहान की आंखें खुली थी तो उसे रूही के पास ऐसे सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो चुपचाप से रूही से दूर होकर सोफे पर आकर लेट गया था। और रोहान के अंदर अपने पापा वाले ही गुण थे और फिर अरमान के अंदर भी अपने पापा वाले ही गुण थे। अरमान के अंदर तो शोभित वाला ही कमीनापन था और रोहान के अंदर रुद्र वाले संस्कार। अरमान ने रोहान को देखा और फिर अपनी आईब्रो चढ़ाकर कहा कि क्या बात है, ये लड़का अपनी शराफत से बाज नहीं आएगा, हर जगह बस अपनी शराफत दिखाएगा जरूर, अपनी बीवी के साथ भी। खैर छोड़ो, अरमान ने धीरे से रोहान को जगाते हुए कहा कि रोहान चल, सुबह के 5 बज गए हैं, हमें यहाँ से निकलना है। तो अरमान की एक बार ही जगाने पर रोहान एकदम से उठकर बैठ गया था। रोहान ने भी टाइम देखा तो सच में अभी सुबह के 5 बजे का समय हो रहा था। रोहान बोलता है कि हाँ यार चलते हैं, नहीं तो कोई देख लेगा। अरमान और रोहान दोनों ही अब बालकनी में आ गए थे। रोहान बोलता है कि तू अभी यहीं पर रुक, मैं अभी आता हूँ, मुझे न तेरी होने वाली भाभी को कुछ बोलना है। तो रोहान अभी वापस से रूही के पास गया और उसने नाइट स्टैंड पर रखा हुआ एक पेपर पेन उठाया और फिर उसमें रूही के लिए एक प्यारा सा मैसेज लिख दिया और फिर झुककर रूही के माथे को हल्के से चूम कर और वहां से जल्दी जल्दी से भाग गया। तो सुबह जब रूही की आंखें खुलती हैं तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और दिल में एक सुकून भरा हुआ था जो शायद आज से 20 साल पहले कभी भी नहीं आया था। उसे कल रात की सारी बातें एकदम से याद आ गई थी। एक ही सेकंड में उसे रोहान की कही हुई हर एक बात याद आने लगी। रूही के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट आ गई थी और ये मुस्कुराहट उसे रोहान ने ही देती थी। रूही को तो यकीन भी नहीं आ रहा था कि रोहान जैसा बिजनेस टाइकून जो मुझसे शादी करना चाहता है, जो मुझसे प्यार करता है और मेरी हर एक चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी रूही के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी था और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफसोस भी था और फिर वक्त रहते ही उसे डर को रोहान ने पूरी तरह से ख़त्म भी कर दिया था। तो रूही अभी एकदम से बेड से उठी तो उसकी नज़र अभी नाइट स्टैंड पर रखे हुए चिट्ठी पर जाती है जिसमें रोहान ने रूही के लिए एक छोटा सा मैसेज लिखा था। तो रूही भी अब ना चाहते हुए भी नाइट स्टैंड के पास आ गई। रूही ने भी वो मैसेज रीड किया और फिर उसमें लिखा था कि अब तुम अपनी सारी टेंशन को भूल जाओ, शादी पर कॉन्सेंट्रेट करो, जो मन में आए वो खरीदो, जैसा मन करे वैसा खरीदो, जो अच्छा लगे वो खाओ, जैसा पहनना है वैसा पहनो, आज हम दोनों ही शॉपिंग पर चलेंगे। याद रखना। मैसेज रीड करके रूही के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर अचानक ही उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई थी। रूही खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलती है कि रोहान ने ये मैसेज कैसे लिखा होगा, उसे तो दिखाई नहीं देता है। और फिर वो खुद से ही बोलती है कि अरे वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, बिना देखे भी कितना ही काम कर लेते हैं वो। आई एम सो लकी कि मुझे रोहान जैसा इंसान मिला है जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और सारा काम खुद करते हैं। रूही सच में बहुत मासूम थी और इसीलिए रोहान की हर एक बात को सच भी मान लेती थी। वैसे भी रूही अनाथ आश्रम से बाहर ज़्यादा निकली भी नहीं थी, उसे तो दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं आता पता था कि आखिर दुनिया में कितने ज़्यादा चालाक लोग भी पड़े हैं। तो इधर दूसरी तरफ दहर की भी जब आंखें खुलती हैं तो उसने अपनी थाई पर एक दर्द महसूस किया क्योंकि पूरी रात धानी धैर के थाई पर ही सिर रख कर सो गई थी। तो धैर ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो एकदम से चिल्ला पड़ा और फिर उसके चिल्लाने से धानी भी उठ जाती है। बंदरों की टुकड़ी भी थैर और धानी को हैरानी से ही घूर कर देख रही थी और फिर समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या सच में थैर पूरी रात ऐसे ही सोता रहा, धानी के डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए उसने अपने थाई पर ही धानी के सिर को रखकर आराम से सो गया था और जरा सा भी हिला डुला नहीं था। तो धानी भी अपने कान पर हाथ रख कर बोलती है कि आप इतना जोर से चिल्ला क्यों रहे, कितना तेज चिल्लाते हो आप। तो धैर्य ने भी धानी को घूर कर देखा और फिर अपनी आंखें छोटी करके बोलता है कि चूहिया तुम्हारी आवाज़ फिर से निकली तुम्हारी आवाज़, थोड़ा कम ही बोला करो तुम, समझी। फिर उसने बंदरों की टोकरी को देखते हुए कहा कि मुझे ऐसे घूर के देख क्यों रहे हो तुम सब, ऐसे देख रहे हो जैसे अभी के अभी खा जाओगे मुझे। तो संकल्प बोलता है कि भाई जहाँ तक मुझे रात का याद है ना, सोया तो मैं तेरे ही टांग पर ही था, लेकिन मुझे तो तूने कालीन पर लुढ़का दिया था, लात मार दी थी ना तूने मुझे रात में। धैर्य भी समझ गया था कि बंदरों की टुकड़ी उसे क्या कहने की कोशिश कर रही है, क्योंकि
आखिरकार बंदरों की टुकड़ी इतनी जल्दी हार तो नहीं मानने वाली थी, लेकिन बात तो धैर्य को भी अब क्लियर नहीं थी कि उसने कल रात धानी को डिस्टर्ब क्यों नहीं किया था, उसने क्यों धानी को अपने पैर से नहीं हटाया था। वो चाहता तो धानी को भी जगा कर बता सकता था कि वो जाकर बेडरूम में आराम से सो जाए, लेकिन उसने धानी को नहीं जगाया। उसने उसे अपने पास ही अपनी थाई पर ही लिटाया रखा। सब अभी धैर्य का मजाक ना बनाने लगे थे, इसीलिए धैर्य भी एकदम से खड़ा होकर थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, रास्ता छोड़ो मेरा, ऐसे मत सामने खड़े रहो मेरे। इतना कहकर धैर्य अभी जल्दी से वहाँ से तेजी से निकल जाता है ताकि कोई भी उससे कुछ ना पूछे। उसके जाते ही सब जोर से हंसने लगे थे, तो धानी तो अब सबको समझने की देखकर कोशिश कर रही थी कि आखिरकार सब उस पर हंस क्यों रहे, ऐसा क्या हो गया है यहाँ पर। तो धानी भी थोड़ा सा सीधी ही थी, इसीलिए वो ये बात समझ भी नहीं पाई थी कि वो उसका और धानी का मजाक बना रहे हैं, इसीलिए वो दोनों उन दोनों को देखकर इतना ज़्यादा हंस रहे हैं। तो धैर्य भी वॉशरूम से आया तो उसके चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो मुस्कुराहट क्यों आई थी ये धैर्य भी नहीं जानता था, वो क्यों अब धानी को लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा था। थोड़ी देर के बाद सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठकर आराम से नाश्ता कर रहे थे। निव्यांश ने बोला कि दक्ष, नियति को लेकर तू घर चला जा, सब वहाँ पर परेशान होंगे। दक्ष ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी कि तभी संकल्प ने कहा कि और धानी, तो निव्यांश बोलता है कि धानी को हम प्रताप हाउस लेकर चले जाएंगे। और ये सुनते ही संकल्प की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। संकल्प ने भी निव्यांश के बाजू को पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा कि भाई भाई तू होश में तो है ना, मुझे लगता है कि तुझे नींद आ रही है, जल्दी से पानी पी ले। धानी को लेकर प्रताप हाउस जाएगा तू और कहेगा क्या, सबसे क्या बताएगा तू धानी कौन है, ये हमारी मामी है, ये बोलेगा क्या, और इसे मामा जी ने अपनाने से मना भी कर दिया है, ये भी बताएगा क्या घर वालों को। और ये सुनते ही धैर्य ने गुस्से में संकल्प को घूर कर देखा तो निव्यांश बोलता है कि नहीं संकल्प, हम शादी के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं पता चलेगा। वैसे भी ये शादी कोई शादी नहीं होती है, ना ही इस शादी को धानी मानती है और ना ही ये धैर्य मानता है। वैसे भी धानी की उम्र भी अभी 17 साल की ही हुई है ना, तो ये शादी भी इलीगल होगी, ये कोई शादी वादी नहीं है। तो संकल्प बोलता है कि वो सब तो छोड़ो, मैं भी समझ गया था कि हाँ मुझे ये बताओ कि घर जाकर क्या बोलेंगे हम, ये बताओ मुझे। तो निव्यांश ने कहा कि यही कि इस लड़की को मैंने अडॉप्ट किया है, ये बोलूँगा मैं सबसे जाकर। तो संकल्प ने कहा कि इतनी बड़ी लड़की को अडॉप्ट कर लिया तूने, वो भी एक ही रात में। भाई पूरी बात बतानी पड़ेगी, समझा तू, इतने मूर्ख हमारे घर वाले नहीं है। अगर पूरी बात वानर सेना को बता दी ना तो बंदरों की टुकड़ी का पीटना तो निश्चित था, ये भी सब जानते थे। मैं तो घर नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। अगर तू थानी को लेकर घर जाएगा, वानर सेना जब मारने पर आएगी ना तो बचेगा कोई भी नहीं, खासकर मेरा बाप। छोटे शेर जब दहाड़ता है ना तो सामने वाले को सूसू भी निकल जाता है। मैं नहीं जाने वाला हूँ प्रताप हाउस धानी को लेकर। निव्यांश अब सोच में पड़ गया था। संकल्प ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर वो धानी को लेकर प्रताप हाउस जाते तो उन्हें सारी बात बतानी पड़ती, क्योंकि ऐसे तो उनके घर वाले भी उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करते। और अगर वानर सेना को सारी बात पता चल जाती तो बंदरों की टुकड़ी की पिटाई तो ज़रूर होती। ये तो बिल्कुल निश्चित था कि वो बिना पिटा नहीं छोड़े जाते। तो फिलहाल तो बंदरों की टुकड़ी भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, वो भी ना पिटना नहीं चाहती थी। तो निव्यांश भी अभी सोच ही रहा था कि तभी धैर्य ने एकदम से कहा कि तुम धानी को यहाँ पर ही छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है धानी को ले जाने की। और ये सुनते ही सब ने धैर्य की तरफ एकदम से घूर कर देखा। तो सब अब धैर्य ने कहा कि अब मैं बस हेल्प कर रहा हूँ यार, जब तक निव्यांश कोई तरीका नहीं निकाल लेता है ना तब तक धानी यहाँ पर रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मम्मी और पापा भी यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर रहेगी तो सेफ रहेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक तुम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लो। तो निव्यांश ने कहा कि लेकिन तुझे तो धानी अपने आसपास भी पसंद नहीं है ना, तो तू यहाँ पर कैसे उसे रहने देगा। धैर्य ने कहा कि मैं बस धानी से अपनी शादी नहीं मानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि धानी से मुझे कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं धानी को अपने आसपास नहीं भटकने देना चाहता हूँ, वो यहाँ पर रह सकती है, तब तक तू कोई दूसरी जुगाड़ कर ले, समझा तू, उसके बाद इसे लेकर चले जाना यहाँ पर। तो संकल्प बोलता है कि हाँ हाँ छोटे पैंथर, ये बिल्कुल ठीक है, मामा बिल्कुल सही कह रहा है, हम धानी को यहीं पर छोड़ देते हैं, धीरे धीरे वानर सेना का सच बता देंगे और फिर हम धानी को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद धानी भी यहाँ से चली जाएगी और वो हमारे प्रताप हाउस में सेफ रहेगी। वैसे भी धानी के बारे में बताने से पहले तेरा डाइवोर्स भी तो ज़रूरी होगा ना, तो पहले तेरे डाइवोर्स वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते हैं। फाइनली अभी बंदरों की टुकड़ी ने ये डिसाइड कर लिया था कि धानी धैर्य के पास में ही रहेगी राठौड़ हाउस में, और प्रताप हाउस में बंदरों की टुकड़ी
रूही वापस चली जाएगी। इधर प्रताप हाउस में सुबह 10 बजे का समय हो रहा था। सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे, लेकिन रूही खड़ी होकर सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। रूही की नजरें अभी बार बार मेन गेट की तरफ ही जा रही थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो, क्योंकि उसे कल रात रोहान ने आकर कह दिया था कि वो शॉपिंग करने के लिए उसे लेने के लिए आ जाएगा, इसीलिए वो रेडी रहे। तो इसीलिए रूही का मन अभी खाना खाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। उसके अंदर तो अभी अजब सी बेचैनी हो रही थी। वो तो बहुत ही बेसब्री से रोहान का इंतजार कर रही थी। और फिर तभी अंशिका ने रूही की कलाई पकड़ा और फिर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके कानों में धीरे से बोलती है कि क्या बात है, रोहान भाई का वेट हो रहा है क्या? अब लगता है कि सब्र नहीं हो रहा है, उनसे शादी करने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। और ये सुनते ही रूही ने भी हैरानी से अंशिका को देखा तो अंशिका ने अपनी आंख मारते हुए कहा कि कल रात अरमान ने सब कुछ बता दिया था मुझे। अब तो रूही के चेहरे पर भी हल्की सी लाली आ गई थी और फिर उसके होंठों की मुस्कुराहट थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। तभी गेट से रोहान अभी अंदर आता हुआ नजर आता है। रोहान को देखकर रूही और भी ज़्यादा खुश हो गई थी और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि तभी पूरे प्रताप फैमिली की नज़रें रोहान पर पड़ती हैं। तो किट्टू ने भी जब रोहान को देखा तो उसकी नज़र अभी फिर से रोहान पर आकर टिक जाती थी और फिर वो फिर से रोहान को गौर से देखने लगी। वो जब जब रोहान को देखती थी उसे अपना बेटा याद आ जाता था। उसे लगता था कि उसका बेटा वापस आ गया है, लेकिन वो बस इस फीलिंग को किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। उसे लगता था कि अगर वो ये बात रुद्र को बताएगी या फिर किसी को भी बताएगी तो वो उसे पागल कहेंगे और सब उसका मजाक बनाएंगे, इसीलिए वो अपनी बात अपने दिल में ही बसा लेती थी। किट्टू जल्दी से रोहान के पास गई और उसने रोहान की कलाई पकड़ी और फिर रोहान किट्टू को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। किट्टू रोहान को थोड़ा सा अंदर लाते हुए बोलती है कि वहाँ पर बैठो, यहाँ पर बैठो, और रोहान जाकर सोफे पर आराम से बैठ जाता है। तो किट्टू से भी अब अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे और फिर ये बात रुद्र नील भी अच्छे से नोटिस कर रहे थे कि पिछली बार जब रोहान प्रताप हाउस में आया था तो भी किट्टू रोहान से बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पाई थी, बस उसे देखती रही थी। लेकिन आज किट्टू का मन बहुत ज़्यादा कर रहा था कि वो रोहान से बहुत सारी बातें करे, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, उससे बहुत सारी बातें पूछे। तो किट्टू भी रोहान के पास बैठकर बोलती है कि तुम्हारी मम्मी पापा कैसे हैं, वो नहीं आए तुम्हारे साथ? तो रोहान बोलता है कि जी बिल्कुल ठीक है, आप कौन? तो किट्टू बोलती है कि मैं अंशिका की मम्मी हूँ, किट्टू प्रताप सिंह। तो रोहान ने कहा कि जी वो बिल्कुल ना, एक काम आ गया था मुझे, इसीलिए यहाँ पर आना पड़ा। तो किट्टू ने अभी भी रोहान का हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे वो इस हाथ को कभी भी नहीं छोड़ना चाहती हो, जैसे वो बरसों बाद किसी अपने से मिल रही हो। किट्टू बोलती है कि हाँ हाँ बताओ ना, क्या काम है बेटा? अच्छा काम छोड़ो, तुमने नाश्ता किया क्या? ऑफ कोर्स नहीं किया होगा, मुझे पता है, कोई भी इतनी सुबह सुबह नाश्ता नहीं करता है, इतनी सुबह सुबह कौन खाना खाता है? और तुम जैसे लड़के वो तो बस जिम ही करते हैं, बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करते हैं सुबह के टाइम पर, उसकी वजह से सुबह से ढंग से नाश्ता भी नहीं कर पाते होगे ना। अगर तुम जिम करते होगे, रुको मैं तुम्हारे लिए अभी नाश्ता लेकर आती हूँ, तुम अच्छे से नाश्ता कर लो। तो किट्टू ने अभी रोहान की एक भी बात नहीं सुनी और वो जल्दी से किचन में चली गई रोहान के लिए नाश्ता के लिए। तो उसने भी रोहान के लिए एक प्लेट में अच्छे से खाना सर्व किया और फिर रोहान के लिए खाना की प्लेट लेकर उसके पास आ जाती है। किट्टू इस बात से बिल्कुल बेपरवाह थी, उसको तो परवाह ही नहीं थी कि पूरी प्रताप फैमिली अभी उसे ही देख रही है। उसे तो इस वक्त बस रोहान ही दिखाई दे रहा था। किट्टू अभी रोहान के पास आई और फिर प्लेट उसके सामने रखते हुए बोलती है कि रोहान चलो पहले खाना खा लो, तुम अच्छे से, भूख लगी होगी ना बेटा तुम्हें। तो किट्टू का भी इतना सारा प्यार देखकर रोहान से भी इनकार नहीं हुआ और फिर वो ना चाहते हुए भी प्लेट ले लेता है। उसने जैसे ही अपना हाथ उठाया तो किट्टू भी झट से बोलती है कि चलो चलो आज मैं ही खिला देती हूँ तुम्हें तो खाने में प्रॉब्लम होगी ना बेटा। तो इतना कहकर किट्टू अभी अपने हाथों से ही रोहान को खाना खिलाने लगती है। किट्टू ऐसा क्यों कर रही थी ये उसे भी नहीं पता था। न जाने क्यों किट्टू का दिल बहुत ही ज़्यादा पिघल रहा था रोहान को देखकर, उसके अंदर के इमोशंस उससे कंट्रोल नहीं हो रहे और वो रोहान को ना चाहते हुए भी अपने हाथों से ही खाना खिलाने लगती है। दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। रुद्र भी समझ रहा था कि किट्टू को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया है कि रोहान उसका बेटा है, क्योंकि रोहान को देखकर रुद्र को भी ऐसे ही फील होता था। रुद्र तो भी श्योर नहीं था कि रोहान उसी का ही बेटा है, वो तो बस जैसे तैसे अजीत सचादेवा के
ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था और फिर सच बताना लगाने की कोशिश भी कर रहा था। रूहान भी किट्टू के हाथ से खाना खाकर थोड़ा-सा इमोशनल हो गया था। वैसे तो शिखा ने उसे बचपन से ही अपने हाथों से कई बार खाना खिलाया था, लेकिन किट्टू का प्यार शिखा के प्यार जितना ही था। खाना खाने के बाद किट्टू ने भी अनजाने में ही सही अपनी साड़ू के पल्लू से ही रूहान के चेहरे को साफ कर दिया था। किट्टू बहुत ही प्यार से बोलती है कि आप बताओ क्या काम था बेटा तुम्हारा जो सुबह सुबह से तुम हमारे घर पर आ गए। तो रूहान भी बहुत ही प्यार से अब किट्टू की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो मैं रूही के साथ शॉपिंग पर जाना चाहता हूँ, रूही को अपने साथ शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं रूही को लेकर चला जाऊँ क्या। तो किट्टू बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ले जा सकते हो तुम। वैसे भी कुछ दिनों के बाद ये तुम्हारी बीवी बन जाएगी और तुम्हारा हक इस पे हो जाएगा। इस पर तो तुम्हारा पूरा हक है, तुम जब चाहे जहाँ चाहे इसको लेकर जा सकते हो। तब तक नील और रुद्र भी सिटिंग एरिया में आकर बैठ गए थे और थोड़ी बहुत बातें करने के बाद किट्टू ने रूही से कहा कि रूही जाओ जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा, रूहान के साथ चली जाना, तुम भी शॉपिंग का लेना और फिर इसे भी अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके। यह सुनते ही रूही भी जल्दी से अपने कमरे की तरफ झट से भाग गई और फिर रूही अपने कमरे में आई और फिर अलमारी खोलकर ड्रेसेस देखने लगती है। लेकिन रूही के पास अपनी कोई भी ड्रेस नहीं थी, वो तो बस अंशिका के ही कपड़े पहन लेती थी क्योंकि रूही ने आज तक अपने लिए कोई कपड़े लिए ही नहीं थे। रूही उन कपड़ों में से अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सी ड्रेस पहन के जाए। लेकिन आज तो रूही को वो सारी ड्रेस पुरानी सी लग रही थी, जैसे वो सारी ड्रेस बहुत ज़्यादा पुरानी है। तभी अंशिका उस कमरे में आती है और अंशिका के हाथ में भी 2-3 पैकेट थे। अंशिका ने वो पैकेट बेड पर रखकर कहा कि रूही इनमें से पहन लो, वो सब ना पुराने हो गए हैं, ये सारी ड्रेसेस नई हूँ, इनमें से तुम्हें जो पसंद हो वो पहन सकती हो। और ये सुनते ही रूही की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। तो अंशिका भी रूही के पास आई और फिर उसने आंसू पोंछ कर कहा कि देखो इस घर में ना सब तुम्हें अपना समझते हैं, तुम्हें सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम ही हो जो अपने दिल की बात हमें नहीं बताती हो, हमें अपनी फैमिली नहीं मानती हो और अपने दिल की शिकायत भी हमें नहीं करती हो। हम शिकायत भी नहीं करते हैं तुमसे, मगर फिर भी तुम ना जाने क्यों और अपने दिल में कौन सा दर्द और राज छुपाकर घूम रही हो, इसीलिए रोकर खुद को कमज़ोर मत बनाओ तुम। रूही ने भी अब पैकेट को देखा और फिर धीरे से बोलती है कि थैंक यू वेरी मच। तो अंशिका ने भी एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा कि थैंक यू कुछ नहीं होता है। जब रूहान भाई तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग करवाएंगे ना तो उसमें से एक ड्रेस मैं भी ले लूँगी और फिर तुम मना नहीं करोगी मुझे, मैं ना उसमें से एक अच्छी वाली ड्रेस जरूर लूँगी। तो रूही के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई थी। तो अंशिका बोलती है कि अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल भी इमोशनल मत हो, तुम्हारी पहली डेट है ना रूहान भाई के साथ, तो अच्छे से तैयार हो जाओ। तो रूही बोलती है कि डेट थोड़ी ना है, हम तो बस शॉपिंग पर जा रहे हैं। अंशिका ने भी अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर कहा कि यकीन नहीं आता है रूहान भाई को इतनी प्यारी सी लड़की मिल गई है। रूही सच में तुम ना बहुत ही ज्यादा मासूम ही हो, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो तुम। अरे इसे डेट ही कहते हैं, कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं कहते हैं। रूही तो अभी अंशिका को हैरानी से देख रही थी। अंशिका ने भी एकदम से आंख मारकर कहा कि मैडम ये डेट ही है, डेट, आप कहीं शॉपिंग पर नहीं जा रही हो। अब देखना रोहान भाई तुम्हें 2-3 किस के बिना नहीं छोड़ेंगे, वो ये किस तो जरूर लेकर रहेंगे तुमसे। और ये सुनते ही रूही के गाल हल्के हल्के से लाल हो गए थे। अंशिका ने भी रूही के कंधे पर अपना हाथ मारकर कहा कि बस अभी मत शर्माओ, थोड़ा बहुत रूहान भाई के लिए भी बचा कर रखो, मेरे सामने ही शर्मा दोगी तो रूहान भाई के सामने क्या शर्माओगी। अभी ना मैं अब जा रही हूँ, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ और फिर चली जाना रूहान भाई के साथ। कैसी होगी रूही और रूहान की शॉपिंग, क्या धैर्य और थानी के बीच में सब कुछ ठीक होगा या फिर बनेगा एक नया रिश्ता। दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।